गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कांस्य युग की जो राजस्थान में सभ्यताएं मिली हैं उनके बारे में अपन जानकारी करेंगे कि कांस्य युग के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं अपन को देखने को मिलती हैं और उनके बारे में काफ़ी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है उसके अपन जवाब दे सकें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जितनी भी कांस्य युगीन सभ्यताएं मिली है ना, वो मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे पर मिली है। कहाँ पर मिली है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिस तरीके से बोलते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता, तो कांस्य युगीन सभ्यताएं मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे मिली है। इसलिए इस सभ्यता को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसका सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसके अधिकतर सभ्यता स्थल जो है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले हुए हैं और इसके कुछ केंद्र जो हैं सरस्वती नदी के किनारे पर भी स्थित है। कांस्य युगीन सभ्यता ये कुछ केंद्र क्या है? सरस्वती नदी के किनारे पर भी स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी हैं। अपन जानते हैं इसके बारे में, ये विलुप्त हो चुकी हैं। इस नदी के किनारे भी इसके केंद्र जो है देखने को मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता को एक नाम दिया जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोलते हैं क्योंकि अधिकांश केंद्र तो सिंधु नदी के किनारे मिले और राजस्थान में इसके कुछ केंद्र जो है सरस्वती नदी के किनारे पर, जो सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस कांस्य युगीन सभ्यता का प्रथम केंद्र जो था, इसका प्रथम केंद्र जो था वो हड़प्पा था। इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन को क्या क्या फैक्ट ध्यान रखने हैं सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यताओं में, कि ये जो है सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई। सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो ये है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके कई स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे पर प्राप्त हुए, जो अब विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु और सरस्वती दोनों के किनारे पर होने के कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि कांस्य युगीन सभ्यता का पहला केंद्र जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये मेजर रूप से आपको ध्यान रखना है कांस्य युगीन के बारे में। अब अपन इसके स्थलों की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें राजस्थान में कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा ये मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नदी की बात पूछ लें तो घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ है। घग्गर नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थल है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, इस शब्द का अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा का मतलब चूड़ियाँ होता है, इसलिए इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब जो ये है घग्गर नदी जो है, एक तरीके से इसका सर्वेक्षण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो घग्गर नदी का सर्वेक्षण, इसका सर्वेक्षण किया गया सबसे पहले इस सभ्यता के अंदर। तो इसका जो सर्वेक्षण था वो ओरेल स्टाइन ने किया था। ओरेल स्टाइन नामक एक अंग्रेज ने इसका सर्वेक्षण किया था और उन्होंने इसके बारे में ऐसा बताया था कि यहाँ पर सरस्वती सभ्यता या सिंधु कालीबंगा जो सभ्यता है वो यहाँ पर मिली है। इस तरीके की सभ्यता की कुछ जानकारी उसने दी थी। उसके बारे में जो इसकी जानकारी सर्वप्रथम की यह कालीबंगा सभ्यता है, ऐसा जिक्र सबसे पहले दिया था एलपी टेस्टिटोरी ने, जिनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके। एलपी टेस्टिटोरी, ये एलपी टेस्टिटोरी कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। उदीने इटली, यहाँ के रहने वाले थे। इन्होंने बताया है कि जो कालीबंगा की जानकारी है वो सर्वप्रथम इन्होंने दी है। कालीबंगा की
सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने दी है। तो आपको क्या फैक्ट ध्यान रखना है, एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी दी है। प्रथम सर्वेक्षण जो है कालीबंगा का ओरेलस्टाइन ने करवाया था, गग्गर नदी का, कालीबंगा का नहीं करवाया था इन्होंने, किसका करवाया था, गग्गर नदी का सर्वेक्षण करवाया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, और ये जो कालीबंगा स्थल है ये हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी खोज जो है कालीबंगा की 1953 में हुई थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज जो है 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज 1953 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका उत्खनन जो है वो अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। उत्खननकर्ताओं के नाम आपको बता देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि खोजकर्ता अलग था अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता अलग थे। एक तो था बीबी लाल, दूसरे व्यक्ति थे बी के थापर, बीबी लाल, बी के थापर, और एक और तीसरे व्यक्ति थे एमडी खेर, एमडी खरे। इन 3 व्यक्तियों ने इसका उत्खनन करवाया था। तो कालीबंगा के बारे में आपको ध्यान रखना है, लाइक फैक्ट है, इन तीनों का ध्यान रखना है। और ये जो उत्खनन का कार्य इन तीनों ने किया था वो 1961 से लेकर के 1969 तक किया था, 69 तक इन तीनों ने मिलकर के उत्खनन का कार्य जो है किया था। तो अपन को ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गर नदी किनारे पर है, शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। गग्गर नदी का जो सर्वेक्षण है सर्वप्रथम ओरेलस्टाइन ने करवाया था। कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति एलपी टेसीटोरी थे जो इटली के रहने वाले थे, उदीन इटली। कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, और उत्खनन का जो कार्य है 1961 से 1969 तक बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे ने किया था। इस तरीके से फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अपन। एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, इतिहासकार का नाम है दशरथ शर्मा। इन्होंने बोला है कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कालीबंगा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। ऐसा तथ्य इन्होंने दिया है, आपको ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के लिए क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। अब एक स्थल मिलता है पाकिस्तान के अंदर, कोट दीजी, पाकिस्तान के अंदर एक स्थल मिला है कोट दीजी। ये पाकिस्तान में है, ये सेम टू सेम कालीबंगा के समान है। तो आपको इस तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी कोट दीजिए भी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था, और ये कहाँ पर मिला है, पाकिस्तान के अंदर मिला है, और किसके समान है, कालीबंगा के समान है। इफेक्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। अब इसका जो उत्खनन करवाया गया है, कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तर पर हुआ है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। पांच स्तरों पर हुआ है इसका उत्खनन। तो इसके अंदर स्तर नंबर 1 और 2, ये तो प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। 1 और 2, स्तर नंबर 1 और 2 जो है ये तो प्राक हड़प्पा से संबंधित माना जाता है, और विकसित हड़प्पा से संबंधित माने जाते हैं 3, 4 और 5। स्तर नंबर 3, 4 और 5 जो स्तर हैं ये विकसित हड़प्पा से संबंधित माने जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के कालीबंगा का
उत्खनन जो है वो 5 स्तरों पर हुआ है। प्रथम 2 स्तर जो है, पहला दूसरा, वो तो प्राक हड़प्पा से संबंधित माने जाते हैं, और दूसरे 3, 4 और 5 वाले जो स्तर है वो विकसित हड़प्पा से संबंधित माने जाते हैं। अब कालीबंगा का जो नगर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कालीबंगा नगर 2 भागों में बटा है। दो भागों में बांटा गया है, ये अपन को ध्यान रखना है। एक तो दुर्ग और दूसरा है निचला नगर। इन 2 स्तरों पर कालीबंगा के नगर जो है उनको बांटा गया है। दुर्ग को तो प्रशासनिक भवन की संख्या दे सकते हैं अपन एक तरीके से। ये तो प्रशासनिक भवन, इसके अंदर प्रशासनिक भवन जो है वो दुर्ग क्षेत्र के अंदर आते थे भवन। और निचला नगर के अंदर क्या होता है, जन सामान्य के घर इसके अंदर आते हैं। इस तरीके से अपन ने देखा है कि कालीबंगा के बारे में दशरथ शर्मा ने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का तीसरी राजधानी है। नंबर 1 फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको माना जाता है, कालीबंगा को। किसने बोला ऐसा बोला है दशरथ शर्मा ने। दूसरा एक स्थल मिला है पाकिस्तान में कोट दीजी, जिसको कालीबंगा के सदृश या कालीबंगा के समान माना गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के किस स्थल को कालीबंगा के समान माना गया है, तो कोट दीजी पाकिस्तान को। उसके बाद में कालीबंगा का उत्खनन जो है 5 स्तर पर हुआ है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिनमें पहले 2 स्तर है, पहला और दूसरा, इनको तो प्राक हड़प्पा स्तर माना जाता है, और 3, 4, 5 स्तर को विकसित हड़प्पा स्तर माना जाता है। उसके बाद में कालीबंगा के जो नगर है उनको 2 भागों में बांटा गया, दुर्ग नगर और निचला नगर। दुर्ग में प्रशासनिक भवन बने हुए थे और निचला नगर में सामान्य जन के घर बने हुए थे। अब चलते हैं अपन आगे। यहाँ पर अपन को क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं इनके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से पूछा जाता है कि कालीबंगा से किस किस प्रकार के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो दोनों भाग, नगर के दोनों भाग जो होते हैं ना, अलग अलग परकोटे से घिरे हुए हैं। दोनों भाग अलग अलग परखोटे से घिरे हुए थे, ये पहला ध्यान रहेगा। दूसरा फैक्ट अपन को यहाँ पर प्राप्त होता है द्वारपाल कक्ष। द्वारपाल कक्ष भी अपन को यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दूसरा साक्ष्य क्या मिला है अपन को, द्वारपाल। द्वारपाल किसको बोलते हैं, जो गेटमैन होता है उसको द्वारपाल बोलते हैं एक तरीके से। तो इसका कक्ष भी अपन को वहाँ पर मिला हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, जूते हुए खेत के साक्ष्य अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये जूते हुए खेत के साक्ष्य जो अपन को मिलते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा से मिलते हैं। कालीबंगा की दक्षिण पूर्वी दिशा में इसके साक्ष्य मिलते हैं। आपसे दिशा भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं रहता, कुछ भी पूछ लेता है। अगला फैक्ट अपन को मिला है 2 फसलें एक साथ उगाते थे। ऐसे साक्ष्य भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं कि 2 फसलें एक साथ उगाते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। इसके अलावा 7 अग्निकुंड अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 7 अग्निकुंड भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं, ऐसा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन को भागते हुए बैल की मृण मूर्ति मिली है। यहाँ से भागते हुए बैल की मृण मूर्ति, भागते हुए बैल की मृण मूर्ति भी अपन को यहाँ से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा युग्मित समाधान, युग्मित समाधान यानी कि जोड़े के अंदर डेड बॉडीज अपन को यहाँ पर प्राप्त होती हैं। एक साथ 2 डेड बॉडीज जिनको अपन मान सकते हैं, युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। बेलनाकार मोहर अपन को यहाँ से मिली है।
तो बेलनाकार मोहर के बारे में क्या कहा जाता है, इससे मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलती है। बेलनाकार मोहर से अपन को मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये 8 फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों भाग जो है इसके वो अलग अलग परकोटे से घिरे हुए हैं। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, द्वारपाल कक्ष अपन को यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके अलावा तीसरा अपन को ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और ये जुता हुआ खेत कालीबंगा किस दिशा में मिला है, दक्षिण पूर्वी दिशा में। इसके बाद में 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। उसके अलावा 7 अग्निकुंड भी अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले भागते हुए बैल की मृण मूर्ति अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। उसके अलावा युग्मित स्वाधान मिला है और बेलनाकार मोहर मिली है। और बेलनाकार मोहरें जो है कहाँ पर मिलती है, मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर ऐसी मोहरें अपन को देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, अभी कुछ और भी चीज़ें अपन को यहाँ से मिली है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 90 नंबर की चीज़ जो अपन को यहाँ से प्राप्त होती है वो है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें अपन को यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन को यहाँ से कच्ची ईंटें मिली हैं। कच्ची ईंटें अपन को यहाँ से मिली, इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, कालीबंगा को गरीब बस्ती माना जाता है। गरीब बस्ती की संज्ञा भी इसको दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो ईंटें हैं वो कैसी मिली हुई है, कच्ची ईंटें मिली हैं यहाँ से अपन को। इसके अलावा स्पष्ट जल निकालने की जो प्रणाली थी उसका अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ये प्रणाली यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली हुई है। नालियाँ जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, ये यहाँ पर मिलती है अपन को। इसके अलावा एक और चीज़ मिलती है अपन को, तांबे की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। तांबे की चूड़ियाँ अपन को कालीबंगा से प्राप्त होती है। इसके अलावा 6 छेद वाली एक खोपड़ी भी प्राप्त होती है अपन को यहाँ से, 6 छेद वाली खोपड़ी अपन को प्राप्त होती है। खोपड़ी यानी कि सिर जिसमें 6 छेद हो रहे थे। तो इससे अपन को प्राप्त होता है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी अपन को एक तरीके से यहाँ से प्राप्त होती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी अपन को यहाँ से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शल्य चिकित्सा करने के लिए भेजे में जो है छेद किए जा सकते हैं, दूसरा और कोई चीज़ अपन को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस स्थल से अपन को भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और भूकंप के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घरों में क्या है, दरारें आ रही थी। घरों में दरारों के कारण ऐसा आकलन किया जाता है कि यहाँ पर भूकंप भी आए होंगे, ऐसी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। भूकंप के साक्ष्य भी अपन को यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर 1985 में एक संग्रहालय स्थापित किया गया था। फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 1985 में यहाँ संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से अपन ने कालीबंगा सभ्यता को जाना। अब इस टॉपिक में से कुछ भी प्रश्न पूछ ले आपसे, आप उस प्रश्नों के जवाब बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं कि क्या अर्थ है, कौन सी नदी के किनारे हैं, सर्वेक्षण किसने करवाया था, उत्खनन किसने किया था, खोज किसने करी थी, किसने पहली बार इसको जानकारी में लाया था, और क्या क्या यहाँ पर से अपन को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये अपना कालीबंगा का टॉपिक खत्म होता है। अगली सभ्यता जो कांस्य युगीन है उसको देखते हैं अपन, और वो सभ्यता स्थल है सोथी। सोथी सभ्यता स्थल है, और ये मूल रूप से बीकानेर के आसपास, ये कौन से ज़िले में, बीकानेर के अंदर है सोथी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोती सभ्यता कहा जाता है। सोती सभ्यता बीकानेर के आसपास की सभ्यता को क्या कहा जाता है? सोती सभ्यता कहा जाता है। और तो ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना है कि सोती सभ्यता स्थल कहाँ पर प्राप्त होता है? बीकानेर के अंदर प्राप्त होता है। और अमलानंद घोष ने इसे, अमलानंद घोष जिनके बारे में अपन ने देखा पिछले में, तो अमलानंद घोष ने इसे यानी कि सोतीखो कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। अमलानंद घोष ने इसको क्या बोला है कि यहाँ से कालीबंगा का उद्गम होता है, ऐसी जानकारी से दी जाती है। एक तरीके से कहा जाए तो इसको कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी जाती है। सोती को क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम की संज्ञा इसको दी जाती है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि कालीबंगा प्रथम कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? सोती को कहा जाता है। इसके अलावा दो अन्य केंद्र भी हैं, सावणिया और पुगल। कांस्ययुगीन केंद्र, अन्य केंद्र जो है सावणिया और दूसरा है पुगल। ये दोनों भी बीकानेर के अंदर ही प्राप्त होते हैं। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कांस्ययुगीन सभ्यता स्थलों के नाम लिखे हैं, तो कांस्ययुगीन में क्या लिख सकते हैं आप? कालीबंगा, सोती और सावणिया और पुगल। इस तरीके से इन चारों के नाम अपन लिख सकते हैं। तो अपने कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की, और मेरे हिसाब से ये फैक्ट और जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेंगी परीक्षा के लिए, और आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने में आसानी रहेगी। अब अपन अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो है लौह युग की सभ्यताएं। लौह युग, अब इसकी सभ्यताओं के अंदर अपन कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा लौह युगीन सभ्यताओं के बारे में। इनकी जानकारी जो है वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। लौह युगीन सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अपन को वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। लौह युगीन सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि इनकी जानकारी का स्रोत क्या कहा जाता है? वेद है, और इस कारण इसको वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता किसको कहा जाता है। अब इसके केंद्र जो है राजस्थान के अंदर, उन 3 केंद्रों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन से केंद्र है राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता के। इन तीनों केंद्रों के बारे में अपन देखते हैं। एक तो है अनूपगढ़, दूसरा केंद्र है तरखान वाला डेरा, और तीसरा केंद्र है चक 64। और ये जो तीनों ही केंद्र है वो श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। तो अपन को इस टॉपिक से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? लौह युगीन सभ्यता की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? अपन को वेदों से मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नंबर 1 फैक्ट। दूसरा, राजस्थान में इसके कितने केंद्र हैं? 3 हैं, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। और ये तीनों के तीनों कौन से जिले में? श्री गंगानगर में। अब आपसे प्रश्न ये ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत या वैदिक सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से माने गए हैं, या कौन से जिले के अंदर वैदिक सभ्यता का प्रसार देखने को मिलता है? तो श्री गंगानगर आपको ध्यान रखना है। और केंद्रों के बारे में पूछ ले तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64, इन तीनों सेंटर्स को आपको ध्यान में रखना है। तब जाकर के आपके लौह युगीन सभ्यता से संबंधित जानकारी जो है वो दिमाग में क्लियर रह पाएंगी। और कुछ भी पूछ ले अपन उसका जवाब दे सकते हैं आराम से। ऐसे भी पूछा जा सकता है चक 64 कौन सा सभ्यता मानी गई है? तो लौह युगीन है। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। तरखान वाला डेरा लौह युगीन है और ये भी श्री गंगानगर में। और अनूपगढ़ भी कहाँ पर है? श्री गंगानगर में।
इस तरीके से अपन ने देखा कि ये राजस्थान में इस सभ्यता के थोड़े थोड़े जो स्थल थे वो जानकारी अपन ने प्राप्त की। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे इससे आगे के पॉइंट्स को अपन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इन क्लासों को आप ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि अधिकतर बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।